प्रोग्राम व्यूज मेकर्स में हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। आज की डिस्कशन में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तारुफ में आपसे करवा देती हूं। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अतर काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नाजिर महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है जुनैरा अजहर साहिबा ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। पीटीआई हुकूमत ने आटे, चीनी, घी और दालों पर कैश सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना शौकत तरीन ने यह कहा है कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में हुई है। हम रवा माह से टारगेटेड सब्सिडी देंगे। उन्होंने आइंदा चंद दिनों में आटे की कीमत में गैर मामूली कमी होने का भी दावा किया है। एनबीसी आपकी जानिब आऊंगी। हुकूमत का आटे, चीनी और दालों पर कैश सब्सिडी देने का जो ये ऐलान सामने आया है, आपके ख्याल में क्या ये दुरुस्त फैसला है? देखिए, जो महंगाई है इस वक्त, और मैं ऊपर वालों की बात नहीं करता, जो नीचे वाले बेचारे पिसे हुए तबकात हैं, कुछते हुए लोग हैं, जो बखौर प्राइम मिनिस्टर दिहाड़ीदार मजदूर हैं या जो छोटा मोटा काम करते हैं, उनकी तो उजरत भी इतनी नहीं है कि वो 2 वक्त का खाना खा सके। चुनांचे वो फिर खैराती इदारों में जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, और फिर उससे ऊपर आप आ जाएं तो उन लोगों के पास भी इतनी सख्त नहीं है कि मौजूदा कीमतों में वो अपना 2 वक्त या 3 वक्त का खाना खा सके। मिडिल क्लास जो है वो लोअर मिडिल क्लास में आ गई है, लोअर मिडिल क्लास गुर्बत की सतह पर आ गई है। इस सूरत हाल है। इस सूरत हाल में एक जो आजमूदा फार्मूला है पुराना कदीम ज़माने का, वो यही है कि कीमतों में रियायत कर लें। कीमतों में रियायत उन दिनों में होती थी जब आपके पास बहुत सरमाया होता था और बड़ा पैसा होता था। उस चुनांचे आप गरीबों की मदद के लिए मुफ्त बांटते थे, राशन पे बांटते थे, या आप सब्सिडी दिया करते थे। वो सब्सिडी हमने बंद कर दी थी। दरअसल हुआ ये है कि पिछले 2-3 सालों में हमने उस सब्सिडी का खात्मा कर दिया था। जो नए वज़ीर ख़जाना साहब आए, इन्होंने आते ही ये कहा था कि जी सब्सिडी के बगैर गुजारा नहीं है। चुनांचे उन्होंने सब्सिडी देना शुरू की और दे रहे हैं। अब आटे पर देंगे और घी पर देंगे और चीनी पर देंगे। सवाल ये है कि आटा, घी और चीनी पर सब्सिडी हम क्यों दे रहे हैं? हमारी बम्पर क्रॉप हुई है, गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है। हमने बकौल हुकूमत हमने किसान को बहुत पैसा दे दिया है, गैर मामूली तौर पर पैसा दे दिया है। तो इसका मतलब है जो आप ख़रीद रहे हैं किसान से, वो आप सस्ता ला के बेचेंगे मार्केट में, ये सब्सिडी हो जाएगी और ज़ाहिर नुकसान रियासत को होगा। बम्पर क्रॉप के बावजूद आप इंपोर्ट कर रहे हैं सामान, घी, दालें, चीनी सब इंपोर्ट कर रहे हैं हम। क्यों कर रहे हैं? बड़ा सवाल निशान है। और ये गालिबन पिछले 2-3 साल की जो हमने गलतियां की हैं, उनका नतीजा हमारे सामने आ रहा है। तो सब्सिडी एक तरीका है, मतलब आप करें एक पैनाडोल की गोली खा लें, आप बहुत उड़ जाएगा, लेकिन आपका इलाज नहीं हो पाएगा इससे। ये इलाज नहीं है। इलाज सस्टेनेबल पॉलिसीज़ हैं, एग्रीकल्चर में, फाइनेंस में, आपकी जो रिजर्व्स हैं, फूड सिक्योरिटी की रिजर्व है, उनमें है, फिर टेक्सटाइल में है। जो आप इस वक्त सब्सिडी, जब फिर इसके बाद क्या होता है, जब आप ये करते हैं तो डॉलर महंगा होता है। जब आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं सामान तो डॉलर महंगा होता है। महंगा होते होते कहाँ पहुँच गया, खैर बात शायद बात भी करें आप, उसमें बात नहीं कर रहा। तो ये हर तरह से नुकसान होता है। और अब जो आने वाला वक्त है, जब 10 रुपये आप बढ़ा रहे हैं डीजल पे, पेट्रोल पे, बढ़ाना पड़ेगा आपको, वो बढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो महंगाई का एक और तूफान आएगा जो ये जो सब्सिडी अब देंगे आप, उसको साफ कर देगा। ठीक हो गया। जनरल साहब, जो क्वेश्चन एनबीसी ने रेस किया है कि इस मरतबा अगर हमारी बम्पर क्रॉप हुई है तो फिर इन तमाम चीज़ों पर सब्सिडी क्यों, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बम्पर क्रॉप जो हो गई, उसके साथ इंपोर्ट का ताल्लुक है कि फिर आपको इंपोर्ट की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। अगर आपके पास गल्ला खुद इतना पैदा हो गया और आपकी पैदावार इतनी काफी है, तो फिर इंपोर्ट करना जो है वो मुनासिब नहीं लगता। वो लगता यूं है कि शायद पैदावार जिसके हम बम्पर कह रहे हैं वो गालिबन बम्पर नहीं थी और हमारी अपनी भी जरूरियात से कम थी, लिहाजा उस जरूरत को पूरा करने के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जब इंपोर्ट करेंगे तो वो नेचुरली बाहर से महंगी आएगी। सब्सिडी का जो किस्सा है वो मेरा ख्याल है दुनिया के अक्सर ममालिक में सब्सिडी देनी पड़ती है। जब महंगाई होती है तो
मार्केट में खाद भी महंगी हो जाती है, लेबर के रेट्स भी बढ़ाने पड़ते हैं, डीजल पेट्रोल महंगा हुआ, आपके ट्रैक्टर के खर्चे, ये चीजें सारी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो जो गल्ला है या जो भी आप प्रोडक्ट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके प्रोड्यूस, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। लिहाजा वो किसान जो कि उसको मार्केट में लेके आता है, अगर वो उसी कीमत पे बेचे तो लोगों को बहुत महंगी चीज मिलती है उनको अपनी, क्योंकि प्रॉफिट भी उसने अपना हासिल करना है किसान ने। उसमें नतीजा ये कि खरीदते वक्त गवर्नमेंट उसकी सब्सिडी दे दे या देती है, पहले भी देते रहे यहाँ पे, तो होता ये है सब्सिडी का कि किसान को भी कुछ प्रॉफिट दे के गवर्नमेंट महंगा खरीदती है और आगे जो मिलें हैं, आटा बनाने वाली मिलें, उनको गंदम सस्ती दी जाती है ताकि वो मार्केट में आटे की कीमत सस्ती रखें, कम रखें। या ये कि अगर आपने देखा कि अगर आटा सप्लाई किया उन्होंने, ये मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के आउटलेट्स वगैरह थे, तो उनमें ये वहां पे रियायत करते हैं, इसका मतलब ये है कि वहां पे वो सब्सिडी दे रहे हैं। तो सब्सिडी देने का असल मकसद यही होता है कि जब आप आवाम की आमदन नहीं बढ़ा सके तो उनके जो खुराक या उनकी जो रोजमर्रा की अशिया हैं जो उनको मिलनी है, उनकी कीमतें किसी तरह कम कर दें, वो गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा लगा देती है। तो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं हुआ था इस वजह से कि हमारे यहाँ ये सब्सिडी सारी बंद कराई थी IMF ने लोन देते वक्त। उन्होंने कहा था कि आप जब अफोर्ड नहीं करते तो आप सब्सिडीज क्यों देते हैं, वो ना दें। लेकिन अब आके ये सब्सिडीज देने का काम किया और मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा फैसला है। सिर्फ इसमें खराबी होती है सब्सिडी में, वो ये है कि सब्सिडी जब आप कैश में देना चाहें तो वो मिस अप्रोप्रिएट हो जाती है, वो खाई पी जाती है, वो लोग इधर उधर उसको, मिसाल के तौर पे अगर आप जो जिम्मेदार है उसको सब्सिडी पकड़ा देते हैं, वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं, वो ले लेंगे तो वो पैसा उनकी जेबों में चला जाएगा, गंदम फिर भी आपको महंगी मिलेगी। तो मेरा ख्याल है डायरेक्ट सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, वो लोगों की जेबों में पैसा चले जाता है। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन असल चीज है, अगर आप सब्सिडी दे के इम्प्लीमेंटेशन उसकी इस तरह कर लें कि मार्केट रेट्स आप कम मेंटेन कर सकें तो वो बेहतर है, वो तो फिर होना चाहिए। ठीक हो गया। डॉक्टर नाजिर साहब, आप इत्तेफाक करेंगे जनरल साहब की बात से जो वो ये कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट सब्सिडी है अगर वो कैश फॉर्म में दी जाएगी तो फिर उसका सही से इस्तेमाल नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये कैश सब्सिडी में बड़े इश्यूज होते हैं और सब्सिडी देनी तो चाहिए, यानी जवाब तो मेरा हाँ में है, क्योंकि आवाम के लिए, आम कंज्यूमर के लिए सब्सिडी, और ये दुनिया भर में चलन है कि आम लोगों की जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको ख़रीदने के लिए जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें उन पर सब्सिडी यानी ज़र तलाफ़ी देना पड़ता है। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कैश सब्सिडी देने में हमारे यहाँ जो है वो करप्शन या बदउनवानी का बड़ा इम्कान होता है, जिसकी मैं मिसाल एक दूंगा चीनी की। देखें, चीनी की पैदावार पे हम पिछले 3 साल में और उससे पहले भी हम सब्सिडीज़ देते रहे हैं। और तरीक़ाकार क्या होता है, अगर हम सिर्फ चीनी की मिसाल एक लें, क्योंकि इसमें चीनी भी शामिल है जिस पे ये सब्सिडी की बात कर रहे हैं, चीनी पर ऑलरेडी सब्सिडी दी जा रही है। यानी होता क्या है कि जो मिल मालिकान हैं, वो जो ग्रोअर्स हैं, जो पैदावार करने वाले हैं, काश्तकार हैं, उनसे तो चीज़ें वो सस्ती ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन जब वो मार्केट में बेचते हैं तो वो महंगी बेचना चाहते हैं। अच्छा, उस फ़र्क को कम करने के लिए हुकूमत जो है वो उन्हें सब्सिडी देती है। जब सब्सिडी देती है तो वो मिल मालिकान के पास जाती है, जिसके नतीजे में मिल मालिकान जो है वो अरबों नहीं बल्कि सैकड़ों अरब रुपए का मुनाफा कमाते हैं। अंदाज़ों के मुताबिक पिछले 3 साल में 200 से 250 अरब का मुनाफा चीनी के मिल ओनर्स ने लिया है, और उसमें ज़्यादातर जो है वो खुद PTI के अपने अरबपति जो इनके मेंबरान हैं, जिनकी शुगर मिलें हैं, वो लोग खुद इसमें बराह रास्त शामिल हैं इस तरह की हरकतों में। तो सब्सिडी जब दी जाती है तो उसको बड़ा ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। लेकिन ये जो ऐलान है कि हम इतनी सब्सिडी देंगे, इसके लिए पैसा आएगा कहाँ से? ये ऐलान कहीं वैसा ही साबित ना हो जैसे इमरान खान साहब ने पिछले साल कराची जाकर कहा था कि हम 1100 अरब रुपए जो है वो कराची के लिए पैकेज दे रहे हैं, और वहाँ के कराची के लोग बताते हैं कि जी वो 1100 अरब में से 11 अरब ही हमें दिखा दें कि कहाँ पर लगे हैं, वो नज़र नहीं आते। तो ये ऐलान तो कर देते हैं, लेकिन उस ऐलानात का फ़ायदा आवाम तक कैसे पहुँचता है ये वक्त बताएगा। सूरत हाल हमारी ये है कि खुद हमारे जो वज़ीर ख़जाना है शौकत तरीन साहब, खुद उन्होंने जो आदाद शुमार पेश किए हैं उसके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान पर 40,000 अरब रुपए का कर्जा है, 40,000 अरब रुपए। और ये अमाउंट वो है, अगर 3 साल पहले से इसका मवाजना करें जब PTI की हुकूमत आई थी तो उस वक्त 25,000 अरब रुपए था। यानी हमने 70 साल में 25,000 अरब का कर्जा लिया था, लेकिन इन्होंने सिर्फ 3 साल में 15,000 अरब का कर्जा लिया है।
तो अब वो नजर भी तो आना चाहिए ना कि जब इतना कर्जा ले रहे हैं तो वो जा कहाँ रहा है। तो पैसे तो आपके हैं नहीं, आपके पास है नहीं। आप ऐलानात कर देते हैं कि इतने हजार का वहां ये दे देंगे, इतने हजार का वहां दे देंगे, लेकिन ग्राउंड पे नजर नहीं आता। फिर मैं चीनी की मिसाल दूंगा कि ये बुरा भला कहते हैं पुरानी हुकूमतों को, सॉलिड आदादोशुमार सरकारी हैं। 2013 में चीनी की कीमत थी 54 रुपए फी किलो। 2018 में यानी 5 साल के अरसे में वो कीमत जो थी मार्केट में 2 रुपए कम हुई, वो 54 से 52 पे आ गई 2018 में। ये मई 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। 54 रुपए फी किलो थी चीनी मई 2018 में। और उसके बाद अब ये 90-100 से होते हुए 120 और 130 तक पहुंच चुकी है। तो ये जो 3 साल में तकरीबन दुगने से ज्यादा जो इजाफा हुआ है, इसका जवाबदेह कौन है? और सब्सिडी आप दिए जा रहे हैं, तो सिर्फ सब्सिडी देना मसले का हल नहीं है, आवाम को फायदा पहुंचना चाहिए, चीजों की कीमतें कम होनी चाहिए। ठीक। अच्छा जुनैरा, एक तरफ तो ये दावा करी थी हुकूमत की महंगाई पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब दूसरी जानिब शौकत साहब ये कहते हैं कि क्योंकि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है इसीलिए पाकिस्तान पर भी उसका असर आएगा, तो इसको इस तरह से कॉम्पनसेट कर देंगे कि कैश सब्सिडी दे देंगे। तो आपके ख्याल में क्या ये दुरुस्त है? देखिए, अगर पूरी दुनिया पे ये डिप्रेशन आया हुआ है इकोनॉमिक, तो उनकी इकोनॉमीज इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि वो लोगों को घर पे बिठा के स्टिमुलस दे रहे हैं। और उन्होंने इतना पैसा दिया है इस टाइम में उन लोगों को जो घर बैठे हुए हैं कि लोग वापस काम पे जाने को तैयार नहीं हैं। तो ये तो वो इकोनॉमीज़ हैं जो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, जो इस तरह सस्टेन कर सकती हैं, इसलिए हमारा उनके साथ कंपैरिजन एक तो बनता ही नहीं है। दूसरा, हमने अपने कुछ कॉन्टेक्सचुअल, कुछ ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ भी देखनी है कि महंगाई मुस्तकिल हो रही है और सब्सिडी का फ़ायदा जो है वो मिल मालिकान को, बड़े बिजनेसमैन को हो रहा है। तो इस सब्सिडी का आम आदमी को क्या फ़ायदा है? एक तो ये एकेडमिक डिबेट है ही कि सब्सिडी अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, उसको एक मिनट के लिए साइड पे रख लें, लेकिन इससे ये ज़रूर पता चलता है कि आपकी वो इंडस्ट्रीज़ और वो बिज़नेसेस ग्रो नहीं कर रहे, इसलिए आपको सब्सिडी देनी पड़ रही है। अब अगर वो बिज़नेसेस ग्रो नहीं कर रहे तो फिर आपके लोग अमीर कैसे हो रहे हैं? रोज़ अमीर हो रहे हैं, मतलब रोज़ की बुनियाद पे आप उनके जाके देखें तो वो इतने करोड़ोंपति हो गए हैं, अरबोंपति हो गए हैं। किसान वहीं का वहीं खड़ा है। किसान बेचारे को सिर्फ ला के प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठा के उनसे कुछ बातें कहलवा लेते हैं, खड़ा वो वहीं का वहीं है। तो ये सब्सिडी किसको फैसिलिटेट करने के लिए है? सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा, अगर यूटिलिटी स्टोर पे पड़ी हुई चीज़ें भी उतनी ही महंगी हैं जितनी प्राइवेट सुपरमार्केट्स में हैं, तो आपका प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं चल रहा, उसके ऊपर चेक नहीं है, आपकी इंपोर्ट टाइम पे नहीं होती, बम्पर क्रॉप अगर होती भी है तब भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं। इन सवालों का जवाब कौन देगा? तो सब्सिडी और नो सब्सिडी प्रॉब्लम कहीं और है, पॉलिसी में है, मैनेजमेंट में है, गवर्नेंस में है। और इसमें फिर मैं कहूँगी कि कुछ ख़ास लोग और कुछ ख़ास तबकात को जो अमीर हैं वो अमीर से अमीरतर हो रहे हैं। आम आदमी का महंगाई का मसला वहीं का वहीं है। और एक और पैटर्न जो मैंने नोट किया है, वो कोई 2 महीने 3 महीने जब खूब चीज़ों की प्राइसेस बढ़ के खूब ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हो जाती होगी और पैसे भी कमा लिए जाते हैं, फिर एकदम से एक तोहफ़ा आता है जिसका कभी नाम सब्सिडी होता है, कभी अगर 40 रुपए बढ़े हैं तो 2 रुपए सस्ते हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है एवरीबडी नोज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये कोई हल नहीं है। ठीक। अतर, जुनैरा ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज किया है कि सब्सिडी देनी क्यों पड़ रही है, आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है, पॉलिसी में, मैनेजमेंट में या गवर्नेंस में, और ये भी कि सब्सिडी किसको फैसिलिटेट करने के लिए दी जा रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले भी यहाँ पे जो बात हुई कि सब्सिडी से अमीर लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है, शुगर मिलों का भी यहाँ पे जिक्र हुआ। मैं सिर्फ थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि क्या इमरान खान की कोई शुगर मिल है? कोई शुगर मिल नहीं है। क्या नून लीग की क़यादत की कोई शुगर मिलें हैं? उस हवाले से सबको पता है। क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत का नाम किसी शुगर मिल से जोड़ा गया, ओमनी ग्रुप से जोड़ा गया? वो सबको पता है। तो इमरान खान का कोई ज़ाती तो फ़ायदा है नहीं है कि वो अगर अपनी उसकी शुगर मिलें हों। बाकी माजी में जो हुक्मरान थे उनकी तो ज़ाती अपनी शुगर मिल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शुगर मिल्स हैं। जी बिल्कुल है, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ ना। इमरान खान की जाती तो अपनी कोई शुगर मिल रही है, मैं हुक्मरान खानदानों की बात कर रहा हूँ। अब बात यह है कि जो सब्सिडी दी जा रही है, अब इस पे जितनी भी बातें हुई, इसका नुकसान भी होगा, इसमें आपको करप्शन भी हो जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल में जो आम बंदा है, जो शुरू में एनपीसी ने बात की, इसमें हम जितनी मर्जी बुराइयां निकालें, लेकिन आम बंदे को अगर इससे थोड़ा रिलीफ मिलता है तो मैं उस चीज के हक में हूँ। दूसरी बात यह है कि ये हुकूमत को कोई एकदम से आम बंदे का वो जिसे कहते हैं ना दर्द
दर्द नहीं उठा। ये आखिरी 1.5 साल है इलेक्शन का, इससे पहले सब्सिडी इन्होंने रोकी रखी। अभी जो सब्सिडी दे रहे हैं ये अवाम के दर्द से ज्यादा ये सियासी फैसला है, इसलिए कि आगे फिर इन्होंने इंतखाबात में जाना है। और जब शौकत तरीन साहब को वो लेके आए थे तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि ये वो वजीर खजाना है जो इमरान खान को अब इलेक्शंस में लेके जाएंगे। अब ये उनको बताएंगे कि इलेक्शन से पहले हमने कौन कौन सी चीजें करनी है जिसका हमें सियासी तौर पे फायदा हो। तो अवाम का दुख अपनी जगह पे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सियासी फैसला है ताकि लोगों को रिलीफ मिले और इलेक्शन से पहले इसका हुक्मरान जमात को जितना फायदा हो सके वो हो। लेकिन इन तमाम बातों के से कतई नजर मैं ये समझता हूं कि अगर गरीब लोगों को इससे कोई फायदा हो रहा है तो मैं इसके हक में हूं, सब्सिडी दी जानी चाहिए। लेकिन इस हुकूमत की जो मिसमैनेजमेंट है, इस हुकूमत की जो नाअहली है, वो भी सबके सामने अजा है कि ये कहते कुछ और हैं, लेकिन जब सामने चीजें आती हैं पता चलता है कि इसमें भी कमी होगी, उसमें भी कमी होगी, सस्ती बेच के महंगी खरीद ली, तो उसके जानिब भी हुकूमत को तवज्जो देनी होगी। ठीक है, एनबीसी डॉक्टर नाजिर का कमेंट लेके आपकी जानिब आती हूँ। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो अभी ये कहा गया कि इमरान खान साहब की खुद तो कोई मिल नहीं है, जबकि नून लीग की भी मिले हैं और जरदारी साहब की भी मिले हैं। अगेन जो सब्सिडी के आदाद शुमार हैं उसको आप उठाकर देख लें, उसमें सबसे कम ओमनी ग्रुप को जो सब्सिडी दी गई है उसकी आप आदाद शुमार देख लें। नून लीग की जो अगर शुगर मिले हैं उसके आदाद शुमार देख लें, और जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के ख़ानदान की जो शुगर मिले हैं उसके आप आदाद शुमार देख लें, आपको फ़र्क बिल्कुल वाज़े पता लग जाएगा। उससे कई गुना ज़्यादा सब्सिडी इन लोगों को दी गई है। और ये कहना कि जी वो उनके खुद नहीं है, जो उनके क्लोज सर्किल में लोग हैं, देखिए कोई भी सरबरा जो है ना किसी इदारे का, किसी तंजीम का वो खुद कुछ नहीं करता, उसके आसपास लोग होते हैं जो कुछ कर रहे होते हैं। अब ये कह देना कि जी मैं तो शामिल नहीं हूँ, बाकी लोग कर रहे होंगे, भाई कर रहे होंगे, वो तो आपके साथ हैं, तो जो आप उसके जवाबदेह हैं। जिन लोगों का आपके क्लोज सर्कल में जो लोग हैं आप उसके जवाबदेह हैं। इस तरह से आप बरीउस जम्मा नहीं हो सकते। ठीक है जी, एनबीसी आप क्या कहेंगे? शुगर इंक्वायरी चल रही है ना। देखिए, मैं जुनैरा की एक बात से मुझे इंस्पायर हुआ हूँ कि बैड गवर्नेंस क्या होती है? बुरी हुकूमत क्या होती है? बुरे फैसले क्या होते हैं? आवाम तक अजनास का ना पहुँचना। अब अगर सरकारी गोदाम में गंदम पड़ा हुआ है और वो आप रिलीज़ नहीं कर रहे हैं वक्त के ऊपर, और उसकी वजह से जो निजी कारखाने वाला है वो अपना गंदम इस्तेमाल कर रहा है, महंगा बेचेगा वो। जब तक सरकारी गंदम, सरकारी चीनी, सरकारी कपास मार्केट में नहीं आएगी वो महंगी होती चली जाएगी। और हमारे इस साल भी यही हुआ है, अभी तक होल्ड किया हुआ है, गंदम होल्ड बैक किया हुआ है। 58 रुपये गंदम हो गया है, आटा हो गया है, पिसा आपा, और बढ़ रहा है ये। तो कब छोड़ेंगे? नंबर 1। नंबर 2, गलत फैसले क्या होते हैं? क्या बर वक्त आपको याद होगा शायद कि हमने एक वक्त में जब कोरोना हाई पे था और 0 रेट हो गया था गैस का और तेल का, तो हमने कहा था खरीद लें आप लोग, ऑर्डर तो दे दें। उन्होंने कहा हाँ स्टोर नहीं है। स्टोर का मसला था ही नहीं, आपको फ्यूचर के सौदे करने होते हैं, कहते हैं ना मुस्तकबिल के सौदे, वो करने होते हैं, आपको बुक कराना होता है। आपने वो बुक नहीं कराया, फिर आपने महंगा बुक कराया, फिर आपने वक्त पे बुक नहीं कराया, फिर आपने 3 महीने के बजाय पिछले महीने आपने ऑर्डर दिया है और सबसे महंगा ऑर्डर दिया है आपने टेंडर LNG का। तो जाहिर जब महंगी आएगी तो हमें महंगी मिलेगी। अभी 3-4 दिन के लिए बंद है, कराची में, पंजाब में भी बंद हुआ है गैस। तो 40 टेम्परेचर है जब यहाँ लोड शेडिंग होगी, अंदाजा लगाइए आप। तो ये गलत फैसले, बुरी हुकूमत, बुरी हुक्मरानी सब जमा करके महंगाई बढ़ती है, आवाम परेशान होते हैं। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं फैसले गलत हुए हैं जिसकी सबब ये सारे मसाइल हमें फेस करना पड़े। जुनैरा, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? हाँ जी, एग्जैक्टली मैं ये कहने लगी थी कि शौकत तरीन ने ये भी कहा है कि हमने गंदम की रिलीज़ प्राइस जो है वो मई में रोक दी थी। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों रोकी थी, क्योंकि एग्जैक्टली जो बात NBC कर रहे हैं उसी की वजह से तो आम आदमी को इतना महंगा आटा ख़रीदना पड़ रहा था। अब कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि आपने क्यों रोकी थी, ना वो जवाब देना पसंद करते हैं। इसी तरह LNG का जो ऑर्डर है, अगर आपने सही टाइम पे ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो अब आप किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, आपकी अपनी नाअहली, आपको पता ही नहीं था कि ऑर्डर्स कब प्लेस करते हैं। और बाद में आपने तारीख की महंगी तरीन ख़रीदी, लेकिन बुरे आपको शाहिद खाकान अब्बासी लगते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत महंगी LNG ख़रीदी थी। तो ये डिस्क्रिपेंसीज हैं और जो हैं उनको मानना चाहिए। इमरान खान की अपनी मिल नहीं होगी, लेकिन इमरान खान के इर्द गिर्द जितने मिलों वाले मौजूद हैं वो कहाँ जाएंगे?
सबको पता है। सो अच्छा भी होगा तो इमरान खान जिम्मेदार है, बुरा भी होगा तो इमरान खान जिम्मेदार है, बिकॉज ही इज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक हो गया, यानी कमोबेश सभी इंक्वायरियां चल रही हैं। ठीक है, अभी तो चले जा रही है, वो ये तेजगाम ट्रेन है, चले जा रही है, चलती रहेंगी। भाई सीधी सी बात है कि जिनको करप्ट कह रहे थे उनके दौर में 50 और 54 रुपए पे चीनी मिल रही थी, जो पाक साथ दूध के धुले हुए आए हैं ये 120 और 130 पे चीनी बेचना, इतनी सी बात किसी की आम आदमी की अकल में नहीं आती। इंक्वायरियां तो चल रही हैं और ये इंक्वायरी सभी एनालिस्ट का मानना ये है कि कैश सब्सिडी देना जो है वो सही फैसला नहीं है। लेकिन अतर ने एक एडिशन ये भी किया है कि जो ये सब्सिडी दी जा रही है ये एक सियासी फैसला है। नाज़रीन ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे अमेरिका ने जो पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो अफगानिस्तान की हुकूमत को ना माने, इस बारे में ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के मुतालबात माने जाने तक तालिबान हुकूमत को तस्लीम ना करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि तालिबान अफ़गानिस्तान से जाने के ख्वाहिशमंदों के महफूज इनखला और ख़वातीन के हुकूक का एहतराम करें। पाकिस्तान को इन मकासद के हुसूल के लिए आलमी बरादरी के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के कुछ मफादात हमारे मफादात से मुतसादम हैं। सवाल हमारा ये है कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के मुतालबात माने जाने तक तालिबान हुकूमत को तस्लीम ना करे, ये कह रहा है अमरीका, तो क्या पाकिस्तान को ऐसा ही करना चाहिए? जनरल साहब आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए ये तो खुद उन्होंने कह दिया कि मफादात हमारे मुतसादम हैं, तो अगर अमेरिका के साथ हमारे मफादात का तसादम है तो क्या हमारी खातर हमारे मफादात के लिए अमेरिका अपने मफादात को कुर्बान करेगा? वो हरगिज़ नहीं करेगा। हर मुल्क को अपने मफादात सबसे पहले सामने रखने चाहिए। तो बेसिक असूल के मुताबिक तो पाकिस्तान को सबसे पहले अपने मफादात देखने हैं और अगर अपने मफादात देखते हुए उनको पूरा करते हुए अगर वो अमेरिका के मफादात के लिए कोई काम कर सकता है तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें ऑप्शंस हमारे पास ये हैं कि हम खित्ते के ममालिक के साथ अपनी कोऑर्डिनेशन रखें और यहाँ पे अगर आपका लेट्स से शंघाई कोऑपरेशन है, वहाँ पे आपका अगर एक इत्तफाक राय पैदा हो जाता है और ख़ास तौर पे वो मुल्क जिनके बॉर्डर्स, जिनकी सरहदें मिलती हैं अफगानिस्तान के साथ, अगर वो तस्लीम करने के लिए अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार होते हैं तो पाकिस्तान को उनको करना चाहिए। और अगर हमारे ये मुल्क भी तैयार नहीं होते, ये भी कहते हैं कि हमारे मुतालबात वही हैं, तो फिर हमें उनको तस्लीम नहीं करना चाहिए। अब मुतालबात क्या है ये सामने लाना चाहिए। आज आपने देखा कि अफगान फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उसने वादे किया जो इंसानी हुकूक की ये बात करते हैं अमेरिका या कोई और मगरबी दुनिया, वो मेरा ख्याल है कि आज यहाँ पे उसकी वायलेशन नहीं हो रही। अगर आप तालिबान के आज के अहद को जो भी वो शुरू हुआ है और उसका 90 की दिहाई में जो उनका तर्ज हुकूमत था, जब उसको सामने रखें तो बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। मेरा ख्याल है कि जितनी इंसानी हुकूक की पासदारी और जितना इन्होंने ख्याल किया है इस वक्त के तालिबान ने, वो तो मगरिब में भी कभी नहीं हुआ। मगरिब में जितना तबाही मचाई इन्होंने, अब अफगानिस्तान में भी कोलेटरल डैमेज आप देख लें, अब भी जो ये करके गए यहाँ पे, जब एयरपोर्ट पे हमला हुआ है, सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, तो एक जीप में 2 लोग मारे। वो कहते हैं कि जी वो लोग थे जिन्होंने प्लानिंग की, लेकिन जो इन्होंने बाद में दूसरे दिन जाके हमला किया उसमें तो वो बच्चे मार दिए। बिल्कुल वो तो कोई ऐसे थे ही नहीं, लोगों को टेररिस्ट नहीं थे। तो खुद इंसानी हुकूक की पामाली, जबकि तालिबान ने इंतहाई आला ज़र्फी का मुजाहरा किया, उन्होंने आम माफी दी है जानते हुए कि इनमें वो लोग मौजूद हैं जो लगातार तालिबान के खिलाफ साजिशें करते रहे, जंग लड़ते रहे और वो बाद में भी ये काम करेंगे। इनमें से बेशुमार हैं जो कि जिनके ताने बाने बाहर हैं, तो वो यहाँ फिर भी कोई ना कोई अंदर रेशा दवानियां करते रहेंगे, लेकिन तालिबान ने उनको माफ किया। किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की, किसी के साथ कोई वो जो डॉक्टर नजीबुल्लाह वाला के साथ वो तो नहीं दोहराया किसी के साथ। तो बात यह है कि रह गई खवातीन के हकूक का मसला। तो खवातीन के हकूक जो है वो हर सोसाइटी में अपना एक उनका कल्चर है, रिवाज है, उसके मुताबिक
लेकिन ये जालिमाना सलूक खवातीन के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिसका वो ये कह रहे हैं कि खवातीन की तालीम, उनका कैरियर, इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। अलबत्ता उनका जो काम करने का तरीका है उसमें होगा कि उनको मर्दों के साथ मिक्सअप ना किया जाए, ये उनका कल्चर है। तो मेरा ख्याल है कि इस पे हमें दुनिया को एक वाज़ेह मैसेज देना चाहिए कि आपको भी उनके साथ डिमांड्स ऐसी नहीं रखनी चाहिए कि वो कल को वहां पे जो इंसानी अलमिया सोचा जा रहा है वो उससे ज्यादा बड़ा इंसानी अलमिया वहां बन जाए और फिर तालिबान जो है वो दोबारा चले जाए मुनशियात की तरफ, उनके लोग मुनशियात बनाने का काम, वो लोग उगाने का काम शुरू कर दें, क्योंकि लोगों ने खाना तो खाना, अपनी जरूरियात पूरी करनी। तो जो कुछ चाह रहे हैं उसके मुज़मरात की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए ताकि अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म ले। ठीक है डॉक्टर नाजिर साहब, अगर अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के मफादात का तसादुम है अमरीका से, तो फिर ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सिर्फ ये अमेरिका की बात नहीं है, और ये असल में पूरी जो आलमी बिरादरी की हम जो बात कर रहे हैं तो वो आलमी बिरादरी क्या है बुनियादी तौर पे देखें। माइनस चीन अगर आप करें तो हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है वो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, बरतानिया और उनके जो एलाइज हैं सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, इनके साथ हमारा बुनियादी तौर पे जो तिजारती ताल्लुक़ है इनसे है। चीन के साथ हमारा सिर्फ 10% का पूरा जो हमारा ट्रेड है जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं उसका सिर्फ 10% चीन जाता है, बाकी 90% हमारा आलमी बिरादरी जिसको हम कहते हैं वहाँ पर जा रहा है। तो हमें जब हम मफादात की बात करते हैं तो मफाद हमारा है क्या? हमारा सबसे बड़ा मफाद ये है कि हमारा ट्रेड दुनिया से चलता रहे, हमारी एक्सपोर्ट्स हमारी चलती रहें, हमें जो GPS वगैरह का जो हमें वहाँ मिला हुआ है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट वो हमें मिलता रहे, हमारे ये मफादात हैं। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, हम उन मफादात को नज़रअंदाज करते हुए बहुत मायोपिक जिसको कहा जाए ना, बड़ी महदूद सोच के ज़रिए हम ये सोच रहे हैं कि जी तालिबानियाँ आ गए और बार बार हम उनकी वकालत कर रहे हैं। हमारे सदर पाकिस्तान भी ये कह रहे हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कि आलमी बिरादरी को तस्लीम करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं जी आलमी बिरादरी नहीं करेगी तो नुकसान होगा। फवाद चौधरी कह रहे हैं बड़े संगीन नताइज निकलेंगे। तो क्या हम तालिबान के वकील लगे हुए हैं जो हम दुनिया भर से ये कह रहे हैं? अब दुनिया जो देख रही है वो क्या देख रही है? दुनिया ये देख रही है कि कोई मुल्क पाकिस्तान के अलावा, ना चीन, ना ईरान, ना रूस जो हमारे करीब तरीन मुल्क हैं, ना सऊदी अरब, कोई तालिबान की इस तरह से वकालत नहीं कर रहा जिस तरह से हम कर रहे हैं। तो हम कहाँ पर अपनी अलाइनमेंट शो कर रहे हैं? और क्योंकि ये दुनिया जानती है ये बात कि तालिबान अभी भी एक इंतहा पसंद और बुनियाद परस्त ग्रोह के तौर पर देखे जाते हैं। एक इंतहा पसंद और बुनियाद परस्त ग्रोह जब एक मुल्क पर काबिज हो जाता है और हम उसकी वकालत करते हैं तो हम दूसरे लफ्ज़ों में दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम भी इंतहा पसंदी और बुनियाद परस्ती के साथ हैं। ये हम बहुत रॉन्ग और गलत किस्म का मैसेज दुनिया को दे रहे हैं जिसका नुकसान हमें माशी तौर पर, तिजारती तौर पर, सियासी तौर पर और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर समाजी तौर पर होगा कि हम पाकिस्तान को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। हम अटक गए हैं, जिसको कहते हैं ना स्टक इन टाइम। हम अटक गए हैं। जो हमारी पसमानदा पॉलिसी 40 साल पहले शुरू हुई थी, हम उसी पसमानदा पॉलिसी पे अभी भी हम चले जा रहे हैं। दुनिया उससे आगे निकल गई है। अमेरिका ने भी उस बुनियाद परस्ती को सपोर्ट किया था 1980 के अशरे में, सऊदी अरब ने भी किया था। लेकिन अब देखें सऊदी अरब में 44 सिनेमाघर बन चुके हैं। वो कहीं इंतहा पसंदी और बुनियाद परस्ती को प्रोमोट नहीं कर रहे जैसे उन्होंने पहले किया था। UAE जो है वो बहुत ज्यादा बुनियाद परस्ती के खिलाफ खुलकर सामने आया हुआ है, लेकिन हम अभी तक जो है वो स्टक हो गए। इसका नुकसान हमें होगा। ठीक है, ज़ुनैरा क्या कहेंगी, क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो अमेरिका के इस मुतालबे को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करे? एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसे ही होता है और आपको हमेशा अपने मुल्क को पहले देखना है और किसी और मुल्क को बाद में देखना है। अब अगर एंटनी ब्लिंकन ये कह रहे हैं कि हमारे और उनके कुछ चीज़ें मुतसादम थीं, तो वो ओवर स्टेपिंग की बात कर रहे थे कि कुछ चीज़ों पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था। ये नहीं कि हम क्लैश में थे, देयर इज़ अ डिफरेंस इन द टू। दूसरा, वो अपनी कांग्रेशनल हियरिंग में थे, टेस्टिमनी दे रहे थे, वहाँ पे जो बातें हुई हैं उनको मेरा नहीं ख्याल इस तरीके से लेना चाहिए कि पाकिस्तान अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान से क्या डिमांड कर रहा है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को सामने रख भी लें तो देखिए हमने अमेरिका के साथ चलना है, हमें हर हाल में चलना है, बिकॉज वो इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। वो कोई रोग स्टेट नहीं है, कोई ऐसी दुनिया से उनका ताल्लुक नहीं हो गया जो यहाँ से निकल गए हैं तो वो बिल्कुल आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात हो जाए। हमने उनके साथ भी चलना है। आप चाइना को देखें, चाइना पे तो किसी इंटरनेशनल वर्ल्ड का कोई प्रेशर नहीं है कि वो तालिबान को एक्सेप्ट ना करे, लेकिन वो नहीं कर रहे। रशिया को देखें, रशिया भी नहीं कर रहा, रेफ्यूजीज लेने से साफ इनकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई अपने मुल्क के इंटरेस्ट को देख रहा है। हमें खड़े होकर
जो बात करने की ज़रूरत है ना वो ये है कि ठीक है वहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं, इस वक्त वहाँ पे ड्राउट है, निमोनिया है, सख्त सर्दी आ रही है, तो आप उनकी हेल्प करें, उनके रिजर्व्स बंद करके आप बैठे हुए हैं, लेट अस हेल्प, ह्यूमैनिटेरियन वे में इंगेज करें, लेकिन पॉलिटिकली सारी कुव्वतों से बात करने की ज़रूरत है और सबके साथ मिल के चलने की ज़रूरत है। ठीक, एनबीसी आप क्या कहेंगे? अभी टेलीफोन आया था प्रेसिडेंट पुतिन का, प्राइम मिनिस्टर की, शायद यही बातें हुई होंगी अफगानिस्तान के बारे में, सॉरी आपस के ताल्लुकात के बारे में। मेरा ख्याल प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का जो प्रपोजल था कि उनको मान लें, मुर्शिद और बैत कर लें, उस पर शायद बात नहीं हुई होगी, बाकी सब बातें हुई होंगी। अच्छा। तो तुर्की, कतर, ईरान, पाकिस्तान, रूस, चीन, ये एक गोल्डन हॉर्न है और ये इस वक्त एक तरह की पॉलिसी पे चल रहा है। और वो पॉलिसी ये है कि अभी तस्लीम ना करो, मेरा ख्याल ये पॉलिसी है, अभी तस्लीम ना करो, सपोर्ट करो बाहर से बैठकर। लेकिन सबके सिफारती इदारे काबुल में काम कर रहे हैं, बंद नहीं है। हमारा भी खुला हुआ है, रूस का भी खुला हुआ है, रूस ने बंद नहीं किया, चाइना बहुत एक्टिव काम कर रहा है, तस्लीम के बगैर काम कर रहा है। एक तरीका ये भी तो होता है ना कि आप मुझे ना माने लेकिन मेरे लिए काम तो करते रहे कम से कम आप, तो आपके लिए काम हो रहा है। वहाँ पर फ्लाइट जा रही है, कतर से इमदादी सामान आ रहा है, कमर्शियल फ्लाइट्स कतर जा रही हैं, एयरपोर्ट फाल हो गया, तुर्की ने और कतर ने मिलकर एयरपोर्ट को फाल किया है। तो ऐसे तो नहीं कर दिए ना तस्लीम के बगैर। पाकिस्तान से हमारे C-130 जा रहे हैं भर भर के, आटा, गंदम, चीनी लेकर, शायद 3-4 फ्लाइट जा चुकी हैं। दुनिया भर से फंड्स आ रहे हैं, डोनेशंस आ रहे हैं, तस्लीम के बगैर आ रहे हैं, तस्लीम के बगैर फंड्स आ रहे हैं। और अमेरिका ने भी दिए, बेल्जियम ने दिए, डेनमार्क ने दिए, यूरोपीय यूनियन के दूसरे मुल्कों ने दिए, सब ने दिए हैं। और मिलियंस ऑफ डॉलर्स के तकरीबन $654 मिलियन जमा हुए हैं जो जा रहे हैं। और यूएन कहता है कि $1 अरब चाहिए हमको फौरी तौर पर, ताकि हम रिलीफ फराम कर सकें। तो एक तरीका ये भी है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप अकड़ जाएं कि हम मानेंगे। हम देखिए 40 साल की गलतियाँ आपको दूर करनी है, 40 साल के पछतावे आपको ख़त्म करने हैं, 40 साल के भयानक सूरत हाल ख़त्म करनी है। तो आपको अक्ल होश से काम लेना होगा, छोड़ दें बाकी बातों को। और गुजरा को चाहिए कि वो कोरस में ना गाया करें। ठीक है, अतक आज़मी साहब, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ऐसी सूरत हाल में? जी, पाकिस्तान को पाकिस्तान के मफाद को सामने रखना चाहिए, पाकिस्तान को पाकिस्तान की वकालत करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर बैठ के अमेरिका की वकालत तो बहुत अरसे से हो रही है और अमेरिकी मफादात की भी वकालत हो रही है, हमें अपने मफादात की वकालत करनी है। मसला ये है कि अगर तालिबान की रजीम का किसी के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा तो वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। अगर वहाँ से 10 लाख रेफ्यूजीज आ जाएं तो क्या हमारा मुल्क इस काबिल है कि उनको संभाल सकेगा? अमेरिका में बैठ के, जर्मनी में बैठ के, बरतानिया में बैठ के आप लोग प्लानिंग तो कर सकते हैं, आप सब लोग मशवरे तो दे सकते हैं, लेकिन जो ब्रंट आएगा वो पाकिस्तान के ऊपर आएगा। ईरान का बॉर्डर भी लगता है, ईरान के अंदर कितने रेफ्यूजीज हैं, या रशिया ने कितने रेफ्यूजीज लिए हैं अफगानिस्तान से। तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर होता है, तो पाकिस्तान उसके मुताबिक चीजों को सामने रखता है। पाकिस्तान जब ये कहता है कि तालिबान की मदद की जाए या उस मुल्क की मदद की जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान तालिबान की वकालत कर रहा है, पाकिस्तान अपने मफादात की वकालत कर रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि हमें हमेशा ये लगता है कि जो चीज अमेरिका के मफादात के खिलाफ है वो किसी और की वकालत है। भाई, हम अमेरिका की वकालत करते हुए तो नहीं शर्माते, अपनी वकालत क्यों ना हम करें? अगर अफगानिस्तान के अंदर हालात खराब होंगे, वहां पे भूख होगी, वहां पे खाना जंगी होगी, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? तो इसी वजह से सबसे ज्यादा फिक्र पाकिस्तान को है ना, इसी वजह से पाकिस्तान बात करता है, इसी वजह से हमारे सदर ममलिकत भी बात करते हैं, इसलिए कि सबसे ज्यादा अगर कोई इस वक्त किसी का मफाद स्टेक के ऊपर है तो वो अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान का है। तो ये चीज समझने की है। बाकी उनको तस्लीम करने में हमें कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। दीगर जो रीजनल कुव्वतें हैं उनके साथ मिलके मशावरत से हम ये चीजें आगे कर सकते हैं। अगर बात सिर्फ इंतहा पसंदी की होती, ख्वातीन के हकूक की होती, तो यही जो वेस्ट है ये सऊदी अरब के आगे जाके तो हाथ फैला देता है। सऊदी अरब के अंदर क्या कुछ नहीं होता रहा, अभी भी वहां पे किस किस्म की सजाएं दी जाती हैं, उसके खिलाफ तो कभी इन्होंने कोई करारदाद नहीं लेके आए, उसके खिलाफ तो कभी बात नहीं की। ये सब अपने अपने मफादात की बात है, इसमें ना कोई इंसानी हकूक की बात है ना किसी और चीज की बात है। ये अनफॉर्चुनेट है पर यही सच्चाई है। ठीक है, अपने अपने मफादात की बात है। डॉक्टर साहब, जुनैरा का कमेंट लेके आपकी जानिब आती हूँ। जुनैरा, कमेंट कीजिएगा। जी, मैं ये कह रही हूँ कि ये हमें हमेशा
अपने अल्फाज के ज़रिए क्यों पोस्चरिंग करनी पड़ती है? हमारी स्टेट अभी इतनी ग्रो क्यों नहीं की कि हमें पोस्चरिंग करनी नहीं आई है? जो अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान और रशिया ने मिलकर वॉर गेम्स किए हैं ऑन द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान जस्ट टू टेल देम कि हम आपको इस बॉर्डर से आगे नहीं आने देंगे। और हम क्या करते हैं? हम खड़े होकर उनकी तर्जुमानी करते हैं। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। और आप इसको सिनोनिमस मत समझें कि हम तालिबान की हमायत जब करते हैं तो दुनिया हमें उनके साथ टैग करती है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई कमेंट कीजिएगा, मुझे ब्रेक मैं कोई एक लाइन में ये कहूँगा कि जो इमदाद आ रही है दुनिया भर से वो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आ रही है और सिर्फ इसलिए आ रही है कि वहाँ पर जो है कहत की सूरत हाल ना हो। ये ऐसी इमदाद नहीं है कि जिसके बल पर तालिबान जो है वो अपनी हुकूमत मुस्तहकम कर सकें। उसके लिए उनको पैसा चाहिए होगा और ये फिर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी लायबिलिटी बनने जा रहा है। ठीक है नाज़रीन, सेगमेंट को क्लोज करते हैं, ब्रेक की जाने बढ़ने और जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी और आजम स्वाति को नोटिस भेजा है, इस बारे में डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी वज़रा के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का फवाद चौधरी और आजम स्वाति को नोटिस भेजने का फैसला, क्या हालात तसादुम की तरफ जा रहे हैं? अतर काज़मी साहब देखिए जी, इलेक्शन कमीशन खुल के एक पार्टी बना हुआ है। जिस तरीके से ईवीएम के ऊपर उनका मौकिफ है, उस तरह की ट्वीट्स वो करते रहे अपने ऑफिशियल अकाउंट से, तो इलेक्शन कमीशन तो एक हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात बना हुआ है। तो इस पे अब हम क्या कह सकते हैं? अफसोसनाक सूरत हाल है। जुनैरा, मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाई, सॉरी जी। जुनैरा, इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी और आजम स्वाति को नोटिस भेजने का फैसला किया है, तो क्या हालात आपके ख्याल में तसादुम की तरफ जा रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल नहीं जाने चाहिए, दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए। ठीक है, एनबीसी। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन को अगर क्लैश लेना होता तो फंडिंग केस का फैसला आ चुका होता, फैसल वाउडर का फैसला आ चुका होता। मुझे लगता है कि दोनों मामलात भी ऐसे चले जाएंगे, शौकात हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। फवाद चौधरी पहले कह चुके, मैंने इलेक्शन कमीशन को नहीं कहा, इलेक्शन कमिश्नर को नहीं कहा, मैंने एक शख्स को कहा है, जबकि उन्होंने नाम लिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। केस खुला हुआ है, आग लगा दें, पेट्रोल लेकर चले जाएं, कल आग लगा दें। ठीक है जनरल साहब, मेरा ख्याल है ये क्लैश की तरफ जा रहा है, इनको बातचीत करनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन जो है मेरा ख्याल है वो नोटिस ही देगा और उसका तो कोई जरिया नहीं। जब नोटिस नहीं तो इनको वहां पे जाके इस मामले को सुलझाने की तरफ जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर नाज़िर साहब। जी बिल्कुल तसादुम की तरफ जा रहा है और इसका हल यही है कि जिन्होंने ये बयान दिए हैं उनको सज़ा दी जाए ताकि वो इस किस्म के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात ना दें। ठीक है नाज़रीन, इसी के साथ मुझे मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।